पर होती हैं बात और लड़का हो जाता है गायब। शादीशुदा था, पत्नी थी, 2 बच्चे थे मासूम और एक पिता था घर में और शादीशुदा होते हुए एक लड़की से करने लगता है प्यार, वो भी ऑनलाइन। और जब प्यार के चलते उससे मिलने जाता है, उसके बाद उसका होता है वो अश्र, जानोगे तो हैरानी होगी। नमस्कार, मैं महक चौधरी। आज आपके सामने जयपुर की एक ऐसी सच्ची कहानी लेकर आई हूँ, जिसे सुनकर आप बहुत ज़्यादा हैरानी में पड़ जाओगे और आप ऑनलाइन दोस्ती करने से डरने लगोगे। और डरना भी चाहिए, क्योंकि जीना है तो सामाजिक तरह से जीना पड़ता है, नहीं तो हमें अंजाम भुगतना पड़ता है, जैसा कि इस कहानी में हुआ। एक लड़का होता है जिसका नाम होता है दुष्यंत। वो घर से अपने पापा की गाड़ी लेकर निकलता है। अक्सर वो अपने पापा की गाड़ी ले जाया करता था और कभी-कभी वो वैसे ही जाया करता था अपनी बाइक से अपने काम पर। जब वो अपने पिता की गाड़ी लेकर जाता है, तो उस शाम को जब वो जाता है, उसके बाद काफ़ी देर रात तक वो नहीं आता है। तो उसकी पत्नी अपने ससुर से कहती है कि बाबूजी, वो अब तक नहीं आए, तब के घर से गए हैं और ना ही फ़ोन उठा रहे हैं। तभी उसका पिता फ़ोन करता है और कहता है, बेटे कहाँ हो तुम? तो वो कहता है कि मेरी गाड़ी पकड़ ली है, क्योंकि वो एक माइनिंग में कंपनी होती है माइनिंग की, उसमें एक काम करता था और उसकी खुद की थी वो कंपनी। वो कहता है कि मेरा ट्रक पकड़ लिया है, बस उसे छुड़वा रहा हूँ और अभी आ रहा हूँ। ऐसा कहकर फ़ोन रख देता है। उसके बाद काफ़ी रात हो जाती है, रात के करीबन 1 डेढ़ बजते हैं, फिर पत्नी फ़ोन करती है कि तुम कहाँ हो? अब तक क्यों नहीं आए? तब भी वो कहता है कि कैसे भी करके मेरे अकाउंट में 10 लाख रुपए जमा कराओ, मुझे इस गाड़ी को अभी-अभी छुड़वाना है। यानी कि उनका ट्रक था, ये जो ट्रक होते हैं बड़े-बड़े सामान ढोने वाले, मुझे उसे छुड़वाना है, उसके लिए 10 लाख रुपए मुझे चाहिए। तभी वो कहती है, ठीक है, मैं बाबूजी से बात करती हूँ। और वो अपने ससुर से कहती है कि उनका फ़ोन मैंने किया था, वो कह रहे हैं अभी-अभी 10 लाख रुपए फ़ोन में जमा करो। तभी वो पिता फिर से फ़ोन करता है और फ़ोन करते कहता है कि बेटा, मेरे फ़ोन में मेरे जो अकाउंट है उसमें सिर्फ़ 3 लाख रुपए हैं। तुम कहाँ हो? वो तो मैं अभी डलवा देता हूँ, लेकिन 10 लाख रुपए तो मेरे पास भी नहीं है, इस समय मैं कहाँ से करूँगा? वो फ़ोन काट देता है, कुछ भी नहीं सुनता है। जब घरवालों को ऐसी सिचुएशन दिखती है तो वो डर जाते हैं। सुबह तक अब वो बार-बार उस फ़ोन को ट्राई करते हैं, लेकिन अब वो फ़ोन नहीं लगता है, वो स्विच ऑफ आता है। सुबह होती है, सुबह के करीब 6 बजे फिर से एक बार फ़ोन आता है और वहाँ से दुष्यंत कहता है कि जल्दी से 10 लाख रुपए मेरे अकाउंट में डाल दो। साथ ही साथ एक लड़की बोल रही थी फ़ोन पर कि अगर 10 लाख रुपए 20 मिनट में नहीं ट्रांसफ़र किए, तो फिर अंजाम भुगतना पड़ेगा। तभी वो पिता कहता है कि अभी तो 3 लाख रुपए मैं डाल रहा हूँ, मेरे बेटे को कुछ मत करना, बाकी का अरेंजमेंट भी मैं कर दूँगा। और वो फिर इंतज़ार करने लगता है बैंक जाने का। बैंक जाता है, बैंक में जाकर वो रकम ट्रांसफ़र कराता है करीबन 10 बजे और उसके बाद फिर फ़ोन करता है, लेकिन फ़ोन नहीं उठाता है कोई भी। फिर वो सोचता है कि हो सकता है किसी प्रॉब्लम में हो, तो वो जो रिसिप्ट उसने जो पेमेंट की थी, वो 3 लाख की रिसिप्ट उसके नंबर पर व्हाट्सएप करता है। व्हाट्सएप करने के बाद वापस घर आता है और फिर से फ़ोन मिलाने लगता है, लेकिन फ़ोन नहीं उठता है। अब की बार बिल्कुल स्विच ऑफ फ़ोन होता है और कोई भी फ़ोन वहाँ से नहीं उठाता है, ना ही कोई फ़ोन आता है। अब वो डर जाता है। उसके बाद वो दोनों ससुर और बहू सीधे पुलिस स्टेशन जाते हैं और वहाँ जाकर अपने बेटे की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज कराते हैं और वो सारी बातें बताते हैं कि किस तरीके से रात भर हमने फ़ोन किए और कैसे फ़ोन आए हैं और अब वो नंबर स्विच ऑफ है। तो वहाँ पर पुलिस वाले तुरंत एक्शन लेते हैं और उस नंबर को लेकर उसे ट्रेस करते हैं। ट्रेस करते हैं तो ट्रेसिंग में वो जो नंबर है, वो जयपुर के बस स्टैंड पर मिलता है। वहाँ पर पुलिस पहुँचती है तो वहाँ पर एक ऑल्टो कार में एक लड़का और एक लड़की बैठे हुए दिखते हैं। जैसे ही पुलिस को देखते हैं तो वो हड़बड़ा जाते हैं और पुलिस उन्हें पकड़ लेती है, क्योंकि पुलिस की जो नज़र होती है, वो पहचान जाती है कि कौन किस मंशा से खड़ा हुआ है। अब पुलिस उन्हें पकड़ती है, उस लड़के को भी और उस लड़की को भी, और अब उनसे पूछताछ शुरू की जाती है। पूछताछ में काफ़ी चीज़ें पूछी गई, लेकिन कोई भी वो जवाब नहीं दे रहे थे। तभी पुलिस को फ़ोन आता है कि एक डेड बॉडी मिली है, एक बैग में है और ऐसे इस एक नाले के पास वो पड़ी मिलती है। पुलिस उसे लेकर मोर्चरी में आती है और फिर शिनाख्त के लिए उस ससुर-बहू को कॉल किया जाता है। वो जैसे ही वहाँ आते हैं, तो आकर जैसे उस डेड बॉडी को देखते हैं, तो उसका जो पिता है,
और उसकी जो पत्नी है वो दहाड़े मार-मार कर रोने लगते हैं। वो कहते हैं यही मेरा दुष्यंत है और ऐसा इसके साथ किसने किया। अब जो संदिग्ध लोग दोनों पकड़ रखे थे, पुलिस को शक हो जाता है कि हो ना हो कुछ ना कुछ इन्होंने ही किया है। पुलिस जब अपने तरीके से उनसे पूछताछ करती है, तो वो बताना शुरू करते हैं। वो बताते हैं कि एक लड़की है, जिस लड़की का नाम है प्रिया, और प्रिया जो है वो एक लड़के से प्यार करती है। लड़के का नाम है दीक्षित। दीक्षित से वो प्यार करती है और जो दीक्षित है वो मॉडलिंग करता है, लड़की भी मॉडलिंग करती है। मुंबई की वो रहने वाली है, मॉडल है। दोनों काम किया करते थे, लेकिन काम में उन्हें लॉस हो जाता है। अपना काम था, उनका बिज़नेस था, और जब लॉस होता है तो दुष्यंत जो दीक्षित है, वो रोने लगता है, और दीक्षित जब रोता है, तो प्रिया उसे सँभालती है और कहती है, "जब तक मैं हूँ, तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है।" वो कहता है कि तुम क्या करोगी? तभी वो कहती है तुम चिंता मत करो, ये तो मेरे बाएँ हाथ का खेल है। क्योंकि उस लड़की का काम था अमीर लड़कों को फँसाना, और अमीर लड़कों को फँसाकर फिर उनसे वो पैसे ऐंठा करती थी। अब वो इस चीज़ में एक्सपर्ट थी, और इस बात से दीक्षित को भी तसल्ली हो जाती है। तुरंत वो अपना लैपटॉप निकालती है, टिंडर नाम की एक साइट होती है, जैसे फ़ेसबुक है वैसी ही, और वहाँ पर बात करना शुरू करती है। वहाँ पर एक लड़का विमान नाम का, जिससे उसकी बातें होती हैं, काफ़ी सारी बातें होती हैं, कई दिन तक चैट होती है। फिर कहती है वो कि अब मिलना-मिलाना बहुत हो गया, क्यों ना अब हम अपने साथ में टाइम बिताएँ, कोई पर्सनल टाइम। तो सामने से विमान भी मान जाता है। विमान जब उनसे मिलने के लिए आता है उस लड़की के साथ, तो लड़की से एक पार्क में वो मिलता है, और वहाँ लड़की उससे मीठी-मीठी बातें करती है और कहती है चलो कमरे पर चलते हैं। वो जो कमरा था वो उसने किराए पर ले रखा था, उसने और उसके प्रेमी ने। वहाँ पर जैसे ही जाते हैं तो वो देखता है 2 लड़के और हैं। एक तो दीक्षित है, एक उसका दोस्त है लक्ष्य। दोस्त को भी उसने इस कार्य में शामिल किया था अपने साथ, क्योंकि वो जानते थे पता नहीं लड़का क्या कर बैठे, तो इसीलिए वो उसको काबू करने के लिए वहाँ पर 3 लोग थे। अब लड़का उनको देखता है जो विवान नाम का है, तो उन्हें देखकर उसे अजीब-सा फ़ील होता है, लेकिन सोचता है, हो सकता है कोई जानने वाले हों, और वो अंदर आराम से बड़ी शांति से बैठ जाता है और प्रिया से मस्त बातें करने लगता है। अब प्रिया कहती है, "अब बहुत हुआ बातें-वातें, अब जो तुम्हारे पास है, वो मुझे निकाल कर दे दो।" वो कहता है, "ये क्या मज़ाक है? तुम तो मिलने के लिए बुला रही थी, और ये क्या तुम मुझे लूट रही हो?" तभी प्रिया कहती है कि मेरा काम ही यही है, काम तो मुझे करना पड़ेगा। बड़ी ही बेबाकी से वो बात कर रही थी, बिना डरे और बिना रुके। अब विमान के जैसे ही जेब में हाथ डाला जाता है, उसका पर्स निकाला जाता है, तो उसमें जो उसका आधार कार्ड निकलता है, उसमें उसका नाम दुष्यंत होता है। दुष्यंत जो था वो भी नाम बदल कर टिंडर पर उससे बात किया करता था। अब जैसे ही नाम दुष्यंत मिलता है तो वो कहती है तुम तो फ्रॉड हो, और ये तुम कौन हो? मैंने तो विवान नाम के लड़के से बात की थी, ये क्या माजरा है? तो वो बताता है कि मैं शादीशुदा हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं और मेरा काम माइनिंग का है। तभी वो कहती है मुझे अब तुम्हारे काम से और किसी भी चीज़ से मतलब नहीं है, मुझे तुमसे पैसे चाहिए जिसके लिए मैंने तुम्हें यहाँ पर बुलाया है। तभी वो फ़ोन करवाती है, और फ़ोन पर जो सारी घटना मैंने आपको बताई, उसी तरीके से होती है। लेकिन जब टाइम पर पैसे नहीं पहुँचते हैं और उन सबको वो देख लेता है, तो अब वो तीनों मिलकर उस लड़के का काम तमाम कर देते हैं। किचन से धारदार हथियार लेकर उस पर इतने वार करते हैं कि वो वहीं पर उसकी साँसें थम जाती हैं, और उसे अब वो एक बैग में भरकर एक ऐसी सुनसान जगह छोड़ देते हैं, जहाँ नाला था वहीं उसी के किनारे उसको छोड़कर वो उस ऑल्टो कार में बैठकर भागने की फिराक में थे बस स्टैंड पर। वहीं पर पुलिस उन्हें धर दबोचती है। तभी पुलिस वालों को सारी बातें पिता के द्वारा बताई जाती हैं। पिता के आँसू अब तक भी नहीं रुके थे। वो अब तक भी बस यही कहे जा रहे थे कि मुझे भगवान ने 3-3 बेटे दिए, और आज मेरे पास मेरा एक भी बेटा नहीं है। दरअसल उसका जो छोटा बेटा था, वो छोटी-सी उम्र में ही जा चुका था इस दुनिया से, और जो उससे बड़ा बेटा था, उससे बड़ा काफ़ी बड़ा हो चुका था, वो भी ऐसे ही किसी हादसे में मारा गया था। और अब ये तीसरा बेटा था जिसका भरा पूरा परिवार था, ये भी एक लड़की के चक्कर में आकर इस दुनिया से विदा हो गया। वो रोता रहता है, अपने आँसू पोंछता रहता है, और उस लड़की को जेल में डाल दिया जाता है, साथ ही साथ उसके प्रेमी और उस प्रेमी के दोस्त को भी। फिर उस लड़की से एक रिपोर्टर इंटरव्यू लेती है, और वो पूछती है कि तुमने ऐसा कृत्य किया है, तुम्हारी आँखों में ज़रा भी शर्म नहीं है? तुमने किसी का मर्डर कराया है, करवाया है, करा है?
तो वो कहती है, ये कौन सी बड़ी बात है? ऐसे तो इंडिया में आए दिन होता है, मैंने कोई अलग तो नहीं किया और ये मेरा काम है। अगर कोई पैसे आराम से दे देता है तो हम ले लेते हैं, अदरवाइज उसका यही हश्र होता है। यानी उस लड़की का जब इंटरव्यू लिया गया प्रिया का, तो उसे जरा भी इस चीज का डर नहीं था कि मैंने किसी को मरवाया है, किसी के साथ किसी का परिवार उजड़वाया है। उसे बिल्कुल भी एहसास नहीं था। वापस उसे फिर जेल में और उसके खिलाफ कागजी कार्रवाई होने के बाद उसको सजा कोर्ट देगा, वो जेल में है। ये थी कहानी एक लड़के दुष्यंत की, जिसका भरा पूरा परिवार था, फिर भी उसने एक नई लड़की की चाहत में ऐसी दोस्ती की और उस दोस्ती के चलते वो अपनी जान गंवा बैठता है। इस कहानी को आपके सामने लाने का सिर्फ यही उद्देश्य है कि आज के दौर में बहुत ज़्यादा ऑनलाइन दोस्ती होती हैं, तो किसी पर भी विश्वास ना करें। अपने जीवन को आराम से और सादगी से जिएँ, ऐसे किसी भी चक्कर में ना पड़ें और किसी भी लड़की या लड़के के बुलाने पर कहीं भी ना जाएँ। न जाने अगले पल आपके साथ क्या धोखाधड़ी हो जाए, जैसा कि दुष्यंत के साथ हुआ। कहानी भी जैसी भी लगी है, ज़रा भी जानकारी वाली लगी है तो इसको एक लाइक और एक शेयर दीजिएगा। बहुत जल्द फिर आती हूँ ऐसी ही एक सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।